हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से अपने CSS को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे HTML के अंदर में। और ये जो बेसिक सा कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था कि कलर हम लोग कैसे डाल सकते हैं, कलर कोड को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, और HTML फाइल के अंदर में इनलाइन CSS को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि HTML के अंदर में इंटरनल CSS को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज का ये सेशन हमारा सेकेंड सेशन है। तो यहाँ पे आते हैं और चलते हैं, एक सेकेंड सेशन नाम का फोल्डर बना लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है सेशन 2 एंड इनसाइड दिस सेशन 2 हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html। और यहाँ से हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट कोड भी ले लेते हैं। तो ये तो आपको लाना पता है, एक्सक्लेमेशन साइन दे करके, और या तो टैब प्रेस कर दो और नहीं तो इंटर की प्रेस कर दो। ये आपको इतना कोड लिख करके दे देगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लोग एक H1 टैग बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम लोग सेशन 2 और इसको सेव करते हैं और इस फाइल को हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो अभी जो रन कर रहा है वो है हमारा सेशन 1 और यहाँ पे हम लोग रन करने वाले हैं सेशन 2। तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं अपने URL के अंदर में और यहाँ से हमको मिल गया सेशन 2। ऑलराइट, अभी देखो हमारा लाइव सर्वर अभी रन कर रहा है। अगर यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया और सेव किया तो यहाँ पे भी हमको चेंजेस मिल गया। तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग अपने थ्योरेटिकल वाले पेज के ऊपर में। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इंटरनल CSS हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये मान लो कि आपके पास एक HTML का पेज है, ये हमारा पास HTML फाइल। और अभी के लिए अगर एग्जांपल देख लो तो यहाँ पे हमने बनाया था index.html। और इंटरनल CSS में क्या करते हैं कि इस HTML फाइल के अंदर में दो सेक्शन हम लोग डिवाइड करते हैं। बस समझने के लिए आप इमेजिन करो कि यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन है और इस सेक्शन में बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है, ये एरिया हमारा, इस एरिया के अंदर में हमारे पास रहेगा HTML का कोड और जो दूसरा रहेगा ऊपर में उसको हम लोग रखेंगे CSS के लिए। तो देखो यहाँ पे एक ही फाइल के अंदर में हमारा दो पार्ट समझ लो, एक पार्ट है हमारा CSS का और दूसरा है HTML का। अब देखो ये जो पार्ट हमने डिवाइड किया कि CSS को ऊपर रखना है, HTML को नीचे रखना है, तो हमारे HTML फाइल के अंदर में अगर आओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा हेड और दूसरा पार्ट मिलेगा बॉडी। तो बॉडी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि पूरी अपने डॉक्यूमेंट का जितना भी टैग जरूरत है वो सारे टैग्स यहाँ पे लिखते हैं। और जब CSS लिखना होगा तो आपको ये वाला सेक्शन है इसके अंदर में लिखना है, हेड वाले के अंदर में। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया कि आपको यहाँ पे जो CSS लिखने हैं वो लिखने हैं आपको हेड वाले टैग के अंदर में। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मुझे जो लिखना है ये हेड वाले सेक्शन में लिखना है और बाकी जो टैग लिखना है हम लोगों को वो हमें लिखना है बॉडी वाले सेक्शन के अंदर में। यहां से हम लोग एक एरो इंडिकेट कर लेते हैं कि ये पार्ट मेरा जो होगा ये हेड वाले के अंदर में जाएगा और HTML का जो भी पार्ट होगा वो हमारा बॉडी वाले पार्ट के अंदर आएगा। वेरी गुड, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि CSS को मुझे लिखना है हेड के अंदर और जो भी टैग्स लिखने हैं वो हमें बॉडी के अंदर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो भी टैग हम लोग HTML के अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर में लिखेंगे तो यहाँ पे जो आप लिखोगे वो क्या होगा। सपोज करो कि आपने एक टैग लिखा पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के अंदर में हम लोगों को कुछ कंटेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे जो कंटेंट लिखोगे इसके ऊपर में मुझे CSS का इफेक्ट डालना है। CSS का इफेक्ट मतलब हमें इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना होगा, बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो जब हम लोग यूज कर रहे थे इनलाइन वाले में, उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो भी टैग होगा उसके अंदर में स्टाइल एट्रीब्यूट होगा और उस स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आप CSS को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो हम लोग HTML लिखेंगे उसके अंदर में बहुत सारे टैग हो सकते हैं। एक पैराग्राफ टैग होगा, एक डिवीजन टैग होगा, ऐसा बहुत सारे टैग होगा। तो CSS कैसे डिसाइड करेगा कि हमें जो इफेक्ट डालना है वो पैराग्राफ के ऊपर डालना है या इस डिवीजन के ऊपर में डालना है। सो दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारे पास CSS अलग है और HTML अलग है। इस दोनों को हम लोग कैसे एक दूसरे से लिंक करें ताकि CSS समझ पाए
कि मुझे किस टैग के ऊपर में इफेक्ट डालना है। अब यहीं पे हम लोगों के पास आता है पॉइंट कि आप एक सेलेक्टर को समझो। अब सेलेक्टर जो है वो CSS का सेलेक्टर होगा। CSS सेलेक्ट करेगा कि मुझे HTML के किस टैग के ऊपर में इफेक्ट डालने हैं। तो ये जो सेलेक्टर होगा वो भी कई तरीके का हो सकता है, और फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर का सेंस हो गया कि हम लोग टैग को आइडेंटिफाई करेंगे, किसके थ्रू? CSS के थ्रू। यानी CSS को हम लोग बतलाएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर में इफेक्ट लिखना है, तो उस टैग को CSS सेलेक्ट करेगा और उसके अंदर में हम लोग उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करवा देंगे। एक दूसरा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ID सेलेक्टर। अब ID सेलेक्टर क्या है? तो HTML के अंदर में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग पढ़े थे, और जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा div, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिखा div और div के साथ एट्रीब्यूट यूज किया था, तो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे ID एट्रीब्यूट हो सकता है, क्लास एट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर नेम एट्रीब्यूट हो सकता है। उसमें से हमने पढ़ा था कि एक स्टाइल एट्रीब्यूट। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि ID को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक ID एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, और चूंकि आपको पता है कि ID जो होगा वो पूरे पेज के अंदर में यूनिक होता है, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो CSS इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ओके, जिसका ID ये है उस ID के ऊपर मुझे ये इफेक्ट डालने हैं। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आएंगे और प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि HTML के अंदर में जो टैग हम लोग बनाते थे उसके अंदर में टैग के साथ हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते थे, ID, क्लास, नेम, स्टाइल एंड सो ऑन। उन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि चलो ID सेलेक्टर के थ्रू भी हम लोग इफेक्ट डलवा सकते हैं। और थर्ड वन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास सेलेक्टर। ये एक हमारा ब्रॉड कैटेगरीज हो गया सिलेक्टर का, और इसके अंदर में हम लोग और भी देखेंगे, बहुत सारे सब सिलेक्टर्स हैं, और उसके थ्रू हम लोग कैसे CSS को इंप्लीमेंट करवाएंगे वन बाय वन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टैग सेलेक्टर के ऊपर में, और टैग सेलेक्टर को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे CSS के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं टैग सेलेक्टर को। अब टैग सेलेक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहले सिंटैक्स देख लो आप कि यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे टैग सेलेक्टर को। तो सिंटैक्स क्या कहता है कि पहले आपको टैग का नाम देना है, जो भी आप टैग के ऊपर में इफेक्ट डालना चाहते हो, एंड देन ओपन कर्ली ब्रेसेस, एंड इनसाइड दैट आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉपर्टीज का नेम। जो भी आप CSS प्रॉपर्टीज पढ़े हो पिछले क्लास में, उसमें से कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज कर लो, और उसके बाद जो आप लिखते थे वैल्यू, वो वैल्यू लिखो। और अगर एक से ज्यादा आपको प्रॉपर्टीज यूज करवाने हैं तो फिर आपको सेपरेट करने के लिए पता है सेमीकोलन डालते थे, फिर से यहाँ पे दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज नेम देंगे, और उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड वैल्यूज डालेंगे। और इस तरह से आपको जितने भी रखने हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो, और उसके बाद आप क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस डाल दो। तो ये हमारा सिंटेक्स है कोई भी टैग सेलेक्टर को यूज करने के लिए, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अभी अपने VS कोड के अंदर में, और प्रैक्टिकली चेक ही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक टैग है H1, और इसे मुझे इंप्लीमेंट करवाने हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों के पास हेड है ना, इस हेड के अंदर में एक और हमें यूज करना पड़ेगा टैग। अब वो टैग कौन सा होगा, तो फिर से यहाँ पे आ जाओ, और हेड के अंदर में हम लोग लिखेंगे क्या, तो एक है टैग स्टाइल, और यहाँ पे आपको बतला देना है टाइप। और टाइप कैसा होगा, तो टेक्स्ट स्लैश CSS, और यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर देना है। अब ये जो हम लोगों ने स्टाइल लिखा, इसी के अंदर में आपको ये पूरे पॉइंट रखने हैं। ये जो हम लोगों ने बनाया ना अभी, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हमको इस ब्लॉक के अंदर में चाहिए होगा। किसके अंदर में, तो स्टाइल वाले ब्लॉक के अंदर में। तो यहाँ पे भी हम इसको कर लेते हैं एक ब्लॉक के अंदर में, और यहाँ एरो से हम लोग बता देते हैं कि ये सारा पोर्शन जो होगा ना वो इस सेक्शन के अंदर आना है। तो आप इस टैग को इस स्टाइल प्रॉपर्टीज के अंदर में डालोगे।
तो ये जो सारा जो हमारा टैग सेलेक्टर है, ये टैग सेलेक्टर हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो स्टाइल वाले टैग के अंदर। और ये स्टाइल कहाँ पे होगा? तो ये होगा हेड के अंदर, राइट। जैसे यहाँ पे देख लो CSS हम लोग कहाँ लिख रहे थे? हेड के अंदर। और हेड के अंदर कैसे लिखना है? तो स्टाइल टाइप, और इस स्टाइल टाइप के अंदर में हमें जो भी प्रॉपर्टीज लिखने होंगे CSS का, वो सारा चीज हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे जो भी मेटा वगैरह है अभी इसकी जरूरत मुझे नहीं है। टाइटल भी आप रखना चाहो तो रखो, नहीं तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टाइल एंड देन टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS एंड देन वी हैव टू यूज द सेलेक्टर। अब देखो सेलेक्टर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक टैग है H1, और इस H1 टैग के ऊपर में मुझे कोई भी इफेक्ट अप्लाई करवाने हैं CSS के थ्रू। तो यहाँ पे कैसे CSS इसको सेलेक्ट करेगा? तो टैग का नाम क्या है? H1। जो सिंटेक्स हमें कह रहा था कि आप पहले टैग का नाम दे दो, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर में जो प्रॉपर्टीज आपको देना है। सपोज करो कि मैंने डाल दिया है यहाँ पे कलर रेड, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ ओपन करके रख लो। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी सेव नहीं किया, जैसे ही सेव करूंगा तो ये सेशन 2 जो दिख रहा है ना, वो रेड कलर का हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेव करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये कलर रेड हो गया, वेरी गुड। अब इसका आप बैकग्राउंड पढ़े थे, तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहो तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, और बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन एंड देन सेव। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा सारा काम कर रहा है H1 का। अब यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं डिवीजन, और डिवीजन के अंदर में हम लोग कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे 10 वर्ड्स, राइट। तो ये हमारा एक डिवीजन का कंटेंट। अब देखो ये जो शॉर्टकट हम लोगों ने लिखा ना लॉरेम इप्सम के लिए, तो ये लिखना बहुत आसान है। अगर आपको मालूम होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉरेम, और जितने वर्ड्स चाहिए, सपोज हमें 20 वर्ड्स चाहिए तो 20 लिख दो, एंड इसके बाद आप या तो टैब को प्रेस कर सकते हो, नहीं तो इंटर की प्रेस कर दो। तो ये मुझे 20 वर्ड्स लिख करके दे देगा यहाँ पे, वेरी गुड। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यू में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है व्यू, और व्यू के अंदर में है वर्ड रैप। तो यहाँ से हम लोग वर्ड रैप कर लेते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की याद है Alt+Z, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो आपका जो भी कंटेंट है ना, वो यहाँ पे विजिबल रहेगा। अब इस डिवीजन के ऊपर में अगर हम चाहते हैं कि कोई इफेक्ट डालें, तो यहाँ पे फिर से आप टैग को सेलेक्ट करो कि मुझे डिव के ऊपर में इफेक्ट लिखने हैं। तो यहाँ से डिव के ऊपर में अगर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे फॉन्ट साइज, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम लोग सपोज 25 पिक्सल। तो यहाँ पे हम लोग 25 पिक्सल कर दिया। अब जो बोले थे ना यूनिट आप अलग अलग डाल सकते हो, कि सपोज करो 2EM हमने डाल दिया तो 2 एम्फेसिस, राइट। तो ये EM फॉर एम्फेसिस, आप जा करके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि कोई भी यूनिट हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि 1.5 रैम करना है, तो आप यहाँ पे 1.5 रैम कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इसके साथ, तो आप पिक्सल के साथ भी जा सकते हो। अब इसमें हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कि हमारे पास यहाँ पे आ तो गया कि 30 है, आप इसको कर लो 20 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब हम लोग फॉन्ट की ही बात करें, तो फॉन्ट में कुछ और भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो फॉन्ट के लिए हम लोग अगर फॉन्ट का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मिलता है फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली के अंदर में आपको इतनी सारे सैंपल्स मिलेंगे। अब इसमें से आप कोई भी यूज करना चाहो तो क्लिक कर दो, ये फॉन्ट फैमिली आपका लिंक हो गया। तो यहाँ से सेव करते हैं, तो देखो आपका फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आप चाहो तो कोई और भी फॉन्ट फैमिली को यूज कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करो, तो फिर आपको सजेशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इस फैमिली को, तो इस पे आपको इस तरह का फैमिली मिलेगा। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करने के बाद हम चाहते हैं इसके कंटेंट को थोड़ा बोल्ड रखना है। तो आपको HTML के अंदर में टैग मिलता था बी बोल्ड करने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग। तो आप अगर उसको नहीं यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि CSS के थ्रू ही हम सारा चीज अप्लाई करें, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉन्ट वेट। और फॉन्ट वेट करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दिया है।
आप इस वैल्यूज के हिसाब से उसका बोल्डनेस को फिक्स कर सकते हो। सपोज करो मैंने कर दिया यहाँ पे 700, देन इट लुक्स लाइक दिस। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहते हो कि नहीं मुझे बोल्ड ही लिखना है या बोल्डर लिखना है, तो आप यहाँ पे बोल्डर लिख दो। सो ये आपको इस तरह का दिखेगा बोल्ड। और यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, क्योंकि आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे उसी तरह से आपको यहाँ पे टोटल सजेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया लाइटर, तो ये हमें लाइटर फॉन्ट में दिखेगा। सो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे फॉन्ट साइज, और दूसरा है यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट। और पैराग्राफ से रिलेटेड बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे हम लोग लाइन का हाइट भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये एक हमारा जो लाइन है उसका हाइट कितना होना चाहिए, तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ना, आप देख लो यहाँ पे कंटेंट का जो दिख रहा है बैकग्राउंड, वो उस लाइन का हाइट कहलाता है। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इस लाइन का हाइट उतना ही है जितना आपको बैकग्राउंड का कलर दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके लाइन का एक एक लाइन का हाइट थोड़ा सा इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लाइन हाइट। और लाइन हाइट कितना रखना चाहते हो, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे रख लिया 30 पिक्सल, तो इसके लाइन का हाइट 30 पिक्सल हो गया। तो देखो थोड़ा सा गैप हो गया हर लाइन के बीच में। अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया 50, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि हर लाइन का जो हाइट है वो कितना है, राइट। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन हाइट हम लोग रखेंगे तो क्या होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्टाइल के ऊपर में। तो हम लोग इस स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, जैसे इटैलिक को अगर हमको रखना है तो आप फॉन्ट को इटैलिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर आप कुछ पार्ट को ही इटैलिक करना चाहते हो कि इतना सेक्शन को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, उस पोर्शन वाले के ऊपर में जा करके और हम लोग बना लेंगे एक स्पैन। और स्पैन क्या है, आपको मालूम है कि ये इनलाइन टैग है। तो जितनी दूर में हम लोग यूज करेंगे स्पैन को, केवल वो उतना ही एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और वो कोई सेपरेट लाइन क्रिएट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे स्पैन डालने से इसके लुक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि स्पैन जितनी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम चाहते हैं यहाँ पे कि इटैलिक कर दें, तो इटैलिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइल, एंड फॉन्ट स्टाइल इज इटैलिक। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी, मुझे डिवीजन के अंदर में नहीं डालने थे, मुझे स्पैन के अंदर में डालने थे। देखो अगर मैंने डिवीजन के अंदर डाला तो पूरा डिवीजन का एरिया ही इटैलिक हो गया था, लेकिन मुझे डालने हैं किसके ऊपर में, तो इस स्पैन वाले के अंदर में। तो आपको यहाँ पे CSS को बतलाने पड़ेंगे कि मुझे पूरे डिवीजन के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे केवल उस डिवीजन के अंदर का जो स्पैन है उस एरिया वाले को इटैलिक करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप स्पैन कर लो एंड देन यू राइट डाउन हियर द फॉन्ट स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इटैलिक, देन इट लुक्स इटैलिक। अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो गया। अब इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, फॉन्ट का वेट भी हम लोग चेंज कर लिया। तो अब हम चाहते हैं इसको कि अंडरलाइन करें, है ना। तो अंडरलाइन करने के लिए तो HTML के अंदर में हमको इनबिल्ट टैग मिला हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि HTML के अंदर में फिर से जाएं और उसको इटैलिक वगैरह सब लिखने के लिए हम लोग अलग से टैग को यूज करें, बल्कि हम लोग अभी हैं CSS के अंदर में, तो सारा कंट्रोलिंग हमारे पास CSS में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि कर लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर में हम लोग कर लेते हैं अंडरलाइन। तो यहाँ पे सेव किया, देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ गया। वेरी गुड, कितना आसान है। केवल हमको याद रखना है कि मुझे कौन से प्रॉपर्टीज अप्लाई करवाने हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई लूपिंग नहीं है, कोई पॉइंटर का टेंशन ही नहीं है। जो C बैकग्राउंड से आते हैं ना, मैक्सिमम उनको पॉइंटर का प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से हम लोग पॉइंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पॉइंटर भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप लोग C पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखो कि पॉइंटर कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलो C की बात हम लोग फिर कभी और करेंगे। अभी आज हम लोग को बात करना है केवल CSS के बारे में। तो फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं, और भी एडवांस जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग आगे 1 बाय 1 करके देखेंगे। अभी मेन फोकस था हम लोगों का कि इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल CSS हम लोग अप्लाई करना सीख गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना टैग सेलेक्टर, तो टैग सेलेक्टर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो अभी मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ पे एक और हम लोग बनाते हैं H1 टैग,
और इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेकेंड हेडिंग, राइट। और जैसे ही आप इसको सेव करोगे ना तो देखना क्या हुआ, हमारे पास सेकेंड हेडिंग का जो पूरा स्टाइल है ना वो फर्स्ट हेडिंग से मैच कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्या बताया था कि H1 टैग जहां भी मिलेगा आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर में, उन सभी के ऊपर में आप ये वाला स्टाइल जो है उसको अप्लाई कर देना। लेकिन हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि आप फर्स्ट वाला जो हेडिंग हमने लिखा ना उसके ऊपर में ये सब अप्लाई करो, लेकिन ये जो सेकेंड हेडिंग हमने लिखा ना उसका स्टाइल आप मत चेंज करो। इसका स्टाइल हम लोग चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से आए। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे तो आपने बता के रखा है कि H1 जो भी मिलेगा उसके ऊपर में ये स्टाइल डाल देना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे टैग सेलेक्टर के साथ कि अगर आपने यहाँ पे टैग एक बार सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है कि इस पेज में जहां जहां वो टैग मिलेगा उन सभी टैग के ऊपर में ये इफेक्ट अप्लाई कर देगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास यहाँ पे टैग सेलेक्टर का, और इसी चैलेंज को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईडी सेलेक्टर और नहीं तो क्लास सेलेक्टर। अब देखो आईडी सेलेक्टर के थ्रू हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग फिर से अपने थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं आईडी को। सपोज करो कि फिर से आपका ये है HTML पेज और इसके अंदर में है दो सेक्शन, ऊपर में है आपका CSS और नीचे में है आपका HTML टैग। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि मुझे एक डिव बनाने हैं और इस डिव का आईडी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और आईडी का नाम डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे इन्फो, और इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर में आप कुछ भी कंटेंट लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब सपोज करो कि आपने यहाँ पे जो आईडी बनाया वो है इन्फो, तो आपको मालूम है कि अगर हमने एक बार आईडी बना दिया इन्फो नाम से, तो इस इन्फो नाम का आईडी अब दोबारा हम लोग इस पेज के अंदर में तो नहीं बना सकते। अब यहाँ पे जो हमारे पास आईडी बनाना, ये आईडी एक ही बार बनेगा। इस पूरे पेज के अंदर में इस आईडी नाम से केवल एक ही टैग रहेगा, इसका डुप्लीकेट आईडी हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। दिस इज द कॉमन कंसेप्शन दैट द आईडी शुड बी यूनिक। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे आईडी बना दिया इन्फो, तो इस इन्फो को हम CSS से लिंक करवा देंगे। CSS को बोल देंगे कि भैया जहाँ पे इन्फो नाम का आईडी मिलेगा उसके ऊपर ही आप केवल इस इफेक्ट को अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना। अब दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि सर डिव के साथ ही लगाएंगे या कोई और टैग के साथ भी लगा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे अगर चाहो तो एक पैराग्राफ बनाओ और उसके साथ भी आप आईडी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी आप आईडी डाल सकते हो कि यहाँ पे हमने डाल दिया हाय। इसका मतलब है कि अब हाय नाम का आईडी फिर आप इसके अंदर में नहीं बनाओगे। ये है पैराग्राफ, तो क्लोज कर दो पैराग्राफ और यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हो लिख दो। तो CSS को आपको बतलाना पड़ेगा कि जहां पे मेरा हाय नाम का आईडी मिलेगा उसके ऊपर में क्या इफेक्ट डालने हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर में और इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे H1 है, तो H1 के ऊपर में तो हेडिंग आ गया और यहाँ पे भी H1 हमने डाला था, और इसको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ से H1 को रहने देता हूँ और यहाँ से H1 को मैं रिमूव करता हूँ और इसके जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं H2, और यहाँ पे है हमारे पास सेकेंड हेडिंग। अभी देखो इसके ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर जब आपने H2 कर ही दिया तो आप टैग का भी यूज कर सकते थे, है ना? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मुझे सिखलाना है कि आप आईडी के थ्रू भी कैसे इसको सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यूज करता हूँ आईडी को। तो आईडी को यूज करने के लिए हमें इस H2 वाले टैग को बतलाना पड़ेगा कि आपका आईडी क्या है। तो आईडी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे कि ये आईडी है मेरा इन्फो नाम का आईडी। तो चलो इस इन्फो को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। कहाँ पे? आपके स्टाइल वाले जो टैग बनाए थे ना, यहाँ पे इसी के अंदर में सारे लिखने हैं हम लोगों को। तो यहाँ तक तो मैंने स्पैन का लिखा था। अब यहाँ पे आप यूज करोगे आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर को यूज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे समझाएं कि वो आईडी सेलेक्टर हम लोगों को यूज करवाना है। तो फिर से आप यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स को समझ लो। जब आईडी सेलेक्टर को यूज करोगे, और आईडी सेलेक्टर का सिंटैक्स कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है हैश एंड देन आईडी नेम। जो भी आपका आईडी का नाम है वो आईडी दे दो, एंड देन ओपन कर्ली ब्रेसेस
and then again CSS properties name and colon and then value। और इस तरह से आपको जितने भी लिखने हैं प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू वो सारे लिख दो एंड देन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, दैट्स ऑल। आईडी को सिलेक्ट करने के लिए आपको आगे में यूज करना पड़ेगा हैश सिंबल का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो हैश एंड देन आईडी नेम इज इन्फो एंड ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हमारे पास मिल गया। अब आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में और इसको ओपन कर लो। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास इन्फो है ना, इसका कलर आप चेंज करो। कलर चेंज करके ही चेक कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लू मत रखो, यहाँ पे रेड करते हैं ताकि हमको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हो गया। सेकेंड हेडिंग इज कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। वेरी गुड, हमने आईडी सेलेक्टर भी यूज कर लिया। और आईडी के थ्रू आप यहाँ पे कोई और भी अगर टैग यूज करते हो, सपोज करो हमने पैराग्राफ यूज किया और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सपोज 20 एंड दिस इज आवर पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के ऊपर में अगर आप कोई इफेक्ट लिखना चाहते हो और यूज करना चाहते हो आईडी को, तो देखो यहाँ पे मैं यूज करूंगा आईडी एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डिटेल्स। तो यहाँ पे डिटेल्स को कॉपी करता हूँ और आ जाते हैं अपने CSS के ऊपर में और यहाँ पे लिख देते हैं हैश एंड देन डिटेल्स। अब डिटेल्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कलर, और कलर आप रख लो यहाँ पे ग्रीन। तो देखो ये ग्रीन हो गया। अब इसको आप बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे चूज कर लो फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट वेट इज बोल्ड। तो ये जो टेक्स्ट है वो हमारा बोल्ड है और ग्रीन कलर में है। वेरी गुड। अब इसको हमें क्या करना है कि थोड़ा बाउंड्री इसके चारों तरफ मुझे देना है, राइट। तो एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका, तो यूज करेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पे जो बॉर्डर हम लोग यूज करेंगे ना, इसके अंदर में हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं कि बॉर्डर का जो थिकनेस है वो कितना रखना है, कलर कैसा रखना है, स्टाइल कैसा रखना है। 3 चीजें चाहिए होती है हमें। तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बताना है, तो थिकनेस कितना चाहिए, राइट, और थिकनेस चाहिए। उसके बाद में आपको स्टाइल कैसा चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल यानी डॉटेड स्टाइल चाहिए या सॉलिड स्टाइल चाहिए, और थर्ड वन कलर कैसा चाहिए। तो आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नॉर्मल 1 पिक्सल होना चाहिए, स्टाइल सॉलिड होना चाहिए, और ये हमको ऑरेंज कलर में मिलना चाहिए। तो दिस वन इज द ऑरेंज कलर। तो देखो यहाँ पे हमको एक बॉर्डर मिल गया। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कलर ऑरेंज कलर का। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका थिकनेस आप बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 पिक्सल का। तो इसका थिकनेस मिल गया 4 पिक्सल। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर क्यों बताया अभी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको ये समझ में आए कि ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर से सटा हुआ हमारा टेक्स्ट है और मैं नहीं चाहता कि इस बॉर्डर से सटे हुए ये टेक्स्ट दिखे। तो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में अंदर में मुझे स्पेस क्रिएट करने हैं। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे यूज करोगे पैडिंग। पैडिंग प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। पैडिंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू क्रिएट द स्पेस बिटवीन द लाइन, बॉर्डर लाइन एंड द कंटेंट। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया कि मुझे 20 पिक्सल चाहिए, इसका मतलब हो गया कि ये 20 पिक्सल टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोला कि पहले आप टॉप पे जाओ, राइट पे जाओ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही अरेंज करता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हमने डाल दिया यहाँ पे 20 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से 20 पिक्सल सेट कर देगा, राइट। तो देखो यहाँ पे टॉप में भी है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी, बॉटम में भी, सेम स्पेस क्रिएट किया। अब ये बात अगर हम लोग चेंज करना चाहे अलग अलग तरीके से, तो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉमेंट लाइन दे दो। कॉमेंट लाइन सी प्रोग्रामिंग अगर जानते हो, बिल्कुल उसी तरह से हमको लिखना है। यहाँ पे हम लोग अगर चाहते हैं केवल टॉप में हमको पैडिंग देना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पैडिंग टॉप। एंड पैडिंग टॉप कितना रखना चाहते हो, सपोज 40 पिक्सल मुझे टॉप से चाहिए, तो आप पैडिंग टॉप 40 डाल दो। देखो यहाँ पे केवल टॉप से स्पेस है, लेफ्ट राइट बॉटम बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि टॉप में चाहिए और बॉटम में चाहिए, दोनों तरफ चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल दो पैडिंग बॉटम, और पैडिंग बॉटम में मुझे 30 पिक्सल चाहिए। तो अलग अलग आप स्पेस क्रिएट करवा सकते हो। वेरी गुड। और लेफ्ट में कितने चाहिए, तो पैडिंग लेफ्ट आप डाल दो। तो पैडिंग लेफ्ट अगर हम चाहते हैं कि मुझे 10 पिक्सल ही चाहिए, तो आप 10 पिक्सल डाल दो। तो यहाँ पे 10 पिक्सल लेफ्ट से हो गया। और अगर आप चाहते हो राइट में भी चाहिए, तो यहाँ पे आप डाल दो
पैडिंग राइट। सो दिस इज द पैडिंग राइट, और पैडिंग राइट में अगर हम लोग डालते हैं 30 पिक्सल, तो यहाँ पे देखो 30 पिक्सल आ गया। वेरी गुड। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो अलग अलग स्पेस क्रिएट करवा सकते हो, लेकिन अब देखो यहाँ पे हमको बहुत सारे टाइम्स लिखने पड़े, लेकिन अगर इसको आप चाहते हो कि मुझे शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करवाने हैं, तो आप इसको यहाँ पे कमेंट कर दो। और यहाँ पे मैं बतलाता हूँ आपको कि पैडिंग अगर आप सेट करते हो ना, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि टॉप का सेट करना है, फिर राइट का सेट करना है, फिर बॉटम का सेट करना है, और लास्ट में मुझे लेफ्ट का सेट करना है। तो इस तरह से हम लोगों को ऑर्डर वाइज वैल्यू डालने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पैडिंग लिखूंगा और सबसे पहले टॉप का स्पेस देते हैं। तो देखो सबसे पहले आप रिमूव कर दो, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और दिखलाता हूँ, कोई भी स्पेस नहीं है। और फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखते हैं पैडिंग, और पैडिंग देने के बाद मुझे क्या चाहिए, पहले टॉप का चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर 40 था तो मुझे 40 पिक्सल चाहिए, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 40 पिक्सल। उसके बाद में मुझे राइट का चाहिए, तो ऑर्डर ध्यान रखना, राइट में है 30 पिक्सल, तो आप सेम चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो, 30 पिक्सल 20 पिक्सल जो भी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, उसको एक लाइन में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा टॉप का, फिर राइट का, उसके बाद चाहिए बॉटम का, बॉटम में भी 30 पिक्सल चाहिए होगा, तो 30 पिक्सल डाल दो। और सबसे लास्ट में मुझे चाहिए लेफ्ट का, लेफ्ट में 10 पिक्सल चाहिए, तो 10 पिक्सल डाल दिया और सेव करो। देखो सेम इफेक्ट आ गया जो हम लोगों को ये 4 लाइन लिखने के बाद मिला था, राइट। तो दिस इज द वन लाइनर कोड फॉर CSS टू इम्प्लीमेंट द पैडिंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से एक और हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो कोई भी पैडिंग नहीं है अभी यहाँ पे, और अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे और डालते हैं पैडिंग एंड देन 30 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। अब देखो दो ही पैरामीटर अगर हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो 30 पिक्सल है ना, वो केवल टॉप एंड बॉटम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और 50 पिक्सल जो है वो हमारा लेफ्ट और राइट के पैडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ तो टॉप एंड बॉटम में 30 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट में 50 पिक्सल का पैडिंग होना चाहिए। सेव करो, देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे 30 पिक्सल का है और लेफ्ट और राइट में 50 है। ये ज़्यादा स्पेस है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि लेफ्ट राइट में ज़्यादा स्पेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग डाला। और आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू डाल करके थोड़ा चेक कर लेना, राइट। तो पैडिंग समझ में आ जाएगा आपको। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज सब पढ़ेंगे और उसको कैसे यूज करना है वो भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते चलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।